मेरी मेहनत के वजह से सीमांचल से उसको 5 विधायक मिला। फिर आपको आपका बाप किस तरह से बैरिस्टर बनाया, यही बात होता है। बैरिस्टर बनने के बाद छोटा छोटा बात जुबान पर लाता है, मेरे बाप को गाली देता है, ये शोभा नहीं देता। बैरिस्टर साहब अपने आप को काबू पाइए, जुबान में लगाम लगाइए, वरना हम भी मछीना है। मेरा कान जो है ना, मेरी माँ बिन दिया था उस टाइम में, मेरा जो शिकायत है उसको बोलिए, लेकिन मेरा बाप को ला करके बोलिएगा तो आपका बाप का और आपका भी 14 खानदान को हम उकड़ देंगे। आपको नहीं जानते हैं। मेरी माँ जो है वो कहा कि नहीं बाबू मोर बेटा बाहर नहीं जावे। अगर हम भी सारा कारोबार को छोड़ करके एक तरफ से सिर्फ नेतागिरी करते तो आज मोहम्मद इजहार अस्फी या हाजी इजहार अस्फी हमको नहीं कह करके हमको भी दलाल इजहार अस्फी कहता लोग। राजनीति करना है तो फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम करना है, और राजनीति पैसे कमाने के भाव से नहीं, खिदमत करने के भाव से होना चाहिए। हाँ, ये किशनगंज बिहार में एमआईएम का क्या भविष्य है? एमआईएम सर्वाइव कर पाएंगे किशनगंज या फिर बिहार से? 1977 में मेरी शादी हुई थी। जब मैं 1975 में हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो 77 में मेरी शादी हुई। कितने साल की उम्र? हम लोग छोटा थे, मेरी अहलिया भी छोटी थी, मैं भी छोटा था। उम्र के बड़े मर गया था? वही 14 साल की उम्र था। नाबालिग थे उस वक्त? हाँ, लगभग नाबालिग। कि NH 327E जो काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कल ही 2 एक्सीडेंट हुआ है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है और लोगों को क्या मैसेज देंगे इस पर? एमआईएम कम्युनल पार्टी है आपके हिसाब से, है या नहीं? और लोग तो बार बार सभी बच्चे भी बोलते हैं कि एमआईएम एजेंसी लिया हुआ है भाजपा का। हम नहीं कहते हैं, सारे लोग ये कहते हैं। मतलब कि भाजपा की बी टीम बोल रहा है। सीमांचल को बार बार घुसपैठियों का अड्डा कहा जाता है, तो आपकी नज़र में सीमांचल में घुसपैठिया है? क्या अख्तरुल ईमान साहब कभी सांसद बन पाएंगे? अभी भी हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो बेचारा भी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। आपका अब्बा मुखिया रहे 18 साल? मुखिया ही नहीं, उससे पहले 2 टर्म सरपंच रहे, फिर 18 साल मुखिया रहे, फिर इंतकाल के बाद हमको लोगों ने मुखिया बनाया 2000 में। दादा भी राजनीति में? मेरे दादा भी उस वक्त के जमाने का, उस वक्त का राजनीति करते थे। राजनीति में खून में ही राजनीति है एक तरह पर। आप राजनीति में कब आए हैं, कैसे आए राजनीति में आप? देखिए, राजनीतिक में हम नहीं आए हैं, हमारे दादा भी राजनीतिक में थे। अच्छा। चाहे वो कम ही एरिया में करते थे। मेरा बाप भी राजनीतिक में थे। युवा को तो राजनीतिक में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि घर का सारा कारोबार काम धंधा छोड़ करके राजनीतिक में आना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल कि जाकर के इजहार अस्फी का परिवार को देखो, वो किसी से 5 रुपया 10 रुपया नहीं लिया। 1982 से जब से पढ़ाई शुरू छोड़ा और जब से मुखिया भी रहा और जब से MLA भी है, कोई आदमी हमको या हमारे परिवार के लोगों को ये नहीं कह सकता है कि इजहार अस्फी साहब या उसके परिवार के लोग 10 रुपया किसी से ठगा। राजनीति अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, क्या कहना चाहेंगे? आपका पर्सनल एक सवाल है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? देखिए, हम बाप का माँ का अकलौता बेटा, और उस वक्त किशनगंज बहुत दूर की बात थी। हमारे दादा उस वक्त के ज़माने में यहाँ से पूर्णिया घोड़ा पर जाया करते थे। खुद का घोड़ा पर? खुद का घोड़ा पर। हमारे अब्बा भी कारोबार करते थे, किशनगंज से किराना का सामान वगैरह बैलगाड़ी पर लाते थे। लोग तो एक आदमी को वोट देता है, एक ही MLA पाता है। हमारे यहाँ पर एक आदमी को वोट दिया 2-3 MLA है हमारे यहाँ। हमारे बिहार, हमारे गायबने में हमारा बेटा कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो उसको संभालता है, ये आप लोग भी बखूबी जानते हैं। हर हाल में किशनगंज को 1-2 मंत्रालय मिलना चाहिए कि बैरिस्टर साहब आप जितना 1 महीना का कमाते हैं, हमारा कमाई उतना 1 दिन का है, वो भी हलाल रोजी। किशनगंज में 2025 में 4 मुख्य पार्टी के तौर पर लड़ाई होगी। 4 पार्टी, जैसे मतलब कि महागठबंधन से कोई आ जाएंगे और NDA से कोई आएंगे, और एक जनसुरा जो कि MIM। तो टक्कर किन के बीच में होगा अभी? जो MLA का इलेक्शन जो होगा, हाँ जो होगा, उसमें कोई टक्कर पूछते हैं आप? पूरे बिहार में कोई टक्कर नहीं है। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में, मैं हूँ फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं कोचाधामन विधायक इजहार अस्फी साहब के निज आवास पर। मेरे साथ मौजूद है विधायक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDB लाइव में। चलिए, आपने आया, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, मुबारकबाद देते हैं कि आपने आने का जहमत दौरा किया। शुक्रिया सर। सर, विधानसभा चुनाव का 4 साल हो चुका है। 2020 में चुनाव हुआ था और 25 आने वाला है, जस्ट 1 साल है। 4 साल आपका बीता, कैसा बीता? 4 साल बेमिसाल या फिर 4 साल बेहाल, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 4 साल जो बीता उसको हम लोग बेमिसाल और ये नहीं भी, दोनों नहीं कर सकते। हम लोगों ने अज़्म लिया, इलेक्शन में आया और लोगों ने
उम्मीद करके वोट दिया और जीता भी दिया। और उसी क्रम में जो 3 साल से ज़्यादा 4 साल के आसपास में हम लोगों की ज़िंदगी पहुंची, तो हम लोगों ने लोगों का काम, लोगों का खिदमत रात दिन एक करके करने का काम अब तक किए। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने जितना काम किया, क्योंकि इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा वो लगा हुआ था, कुछ जंगल झाड़ी को साफ भी करने का हम लोगों को ज़रूरत पड़ा। अब अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा मेरा विधानसभा चल रहा है। और फिर लोगों से भी जंगल झाड़ से मुराद, जंगल झाड़ से मुराद ये है कि तरतीब से नहीं चल रहा था। अब जैसे मिसाल के तौर पर थाना में दलाली चल रहा था, ब्लॉक में दलाली चल रहा था, जिला में दलाली चल रहा था, और बेलगाम अपराधी जो वो कर रहा था, छीन झपट जो कर रहा था, अपराधियों के पीछे भी हम लोग को लड़ने का काम पड़ा और हम लोग लड़े। बहुत हद तक काबू तो हुए हैं। ये सही है कि ख़त्म नहीं हुआ है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत हद तक इस सब में कंट्रोल हुआ है। सर आप ये कुछ दिन चुनाव लड़े AMIM से, फिर आए RJD में, तो कुछ दिन AMIM में भी रहे, अब RJD में, तो दोनों में मतलब क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? देखिए, हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा तो मजलिस के बैनर तले लड़ा, और जब हमने इलेक्शन लड़ने के बाद विधायक बने तो लोगों का, हम लोग जो करना चाहिए, हम लोगों पर लोगों का जो उम्मीद था उसमें हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे थे। इसलिए नहीं उतर AMIM में रह करके, हाँ, इसलिए नहीं उतर पा रहे थे कि वहाँ पर जो हम लोगों का काम हो रहा था, तो टेलीफोन से हो या आमने सामने हो या ऑफिस में जा कर के हो, हाँ तो भर देता था मौजूदा सरकार, लेकिन काम के लिए कहीं से कहीं तक हम लोगों को उम्मीद नहीं लग रही थी, और ना ही तो हो रहा था। बहरहाल हमारे जैसा आदमी को विधायक बना कर लोग हमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, या हम खरा काम नहीं कर पाते थे, तो हमको नागवार गुजरा। और इस बात को फिर हम लोगों ने दोनों सदर बिहार और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तक पहुंचा, लेकिन वो ख़ास तवज्जो नहीं दिए। मजबूर होकर के हम लोग उम्मीद पर खड़ा होने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन किए। तो यहाँ पर कैसा आपका? तो राष्ट्रीय जनता दल में जो ज्वाइन किए, तो हम भी महसूस किए कि हम लोगों को जो करना चाहिए वो किए या नहीं किए। पता ये चला कि जो काम हम लोग 2 साल से ज़्यादा में नहीं कर सके विधायक बनकर, वो हम 17 महीना में बहुत अच्छा किए। पूरा इलाका ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात इस चारों विधायक पर टकटकी लगा करके देख रहे थे। तो काम अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा करवा दिया, और लोगों का हम लोग खरा उतरने का काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लीजिए कि अभी भी हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार सदर है, वो बेचारा भी बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग देखते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा। देखते हैं कि वो मेहनत करता है, हर ऑफिस में जाता है। हम लोग दिन में 1-2 मरतबा जाते हैं, तो वो 4-4 मरतबा 5-5 मरतबा 5-5 ऑफिस में जाता है। इसका मतलब कि AMIM देखकर ही मतलब काम नहीं लग तो ऐसी रहा है कि इसको, इसके साथ में कुछ ऐसा कर रहा है कि इसको हम लोग तरजीह नहीं दे, या इसका काम नहीं होने दे, या फिर अल्लाह अलम विश्वास वो उस तरह नहीं जाना चाहते। लेकिन हम लोगों ने पार्टी छोड़ करके जो 17 महीना सरकार में भी रहा, उसमें जो काम किया हम लोगों ने, हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की सरकार और अगर रह जाता ये बाकी टाइम, तो इलाके में बहुत फ़ायदा होता। सर अभी क्राइम बिहार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन नीतीश सरकार और जो सत्ताधारी जो कि नेता है, वो लोग हमेशा बोल रहे हैं कि जंगलराज याद दिला देते हैं जब भी क्राइम से के संबंध में सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो बिहार अभी चल रहा है, ये सच्चाई है कि बिहार में चरम सीमा पर पहुंच गया ये सब कारोबार, क्राइम, लेन देन, अफसरशाही, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे लोग बोलते हैं, जिसको सियासत से भी कोई मतलब नहीं है, वो लोग भी ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब काम। तो उस सत्ताधारी के नेता भी बोल रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग फिर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है।
और अपनी बात को ऊंचा करने के लिए वो कह रहे हैं जंगल राज को दिखा रहे हैं। लालू जी जो थे वो हिंदुस्तान को कितना आगे बढ़ाया, बिहार तो जाने दीजिए, लेकिन आप कोई एक ऐसा काम करके दिखा दीजिए या बता दीजिए कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और हम इस लायक हैं। ये तो तोड़ जोड़ का सरकार बनाने के लिए लोग आगे पीछे कर रहा है, सोचता है कि किसी भी हाल में, दिल्ली सरकार का भी यही हाल है कि कुर्सी मेरी छूटे नहीं, हाँ चाहे जैसे हो, और हमारा बिहार सरकार का भी यही हाल है, चाहे जैसे भी हो कुर्सी हमारी नहीं छूटनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है और ये बात सब जानते हैं। ये वक्त आने दीजिए, कुछ ही दिन में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें लोग बता देगा कि आप कितना बिहार के लिए बही खान है, वो सब बता देगा। सर अभी कोलकाता में अभी का रेप हत्या हुआ डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ, और पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसके बारे में भी बोलेगा ही मौजूदा हिंदुस्तान की सरकार को, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलता नहीं ये सब कुछ नहीं हुआ, ये लोगों का हाल हो गया। अब क्यों नहीं आता है, पब्लिक के सामने में आना चाहिए ना, आमने सामने मुंह छुपा के रहता है, सामने आने का हिम्मत नहीं करता है। आखिर ये कब तक चलेगा दादागिरी, ये पब्लिक है सब जानती है, इसलिए वो सबका बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए क्या क्या हो रहा है, हम नहीं समझते हैं कि पब्लिक का विश्वास को जीत पाया है लोग। सर एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब आए हैं, कैसे आए राजनीति में आप? देखिए राजनीतिक में हम नहीं आए, हमारे दादा भी राजनीतिक में थे। अच्छा। चाहे वो कम ही एरिया में करते थे, मेरा बाप भी राजनीतिक में थे। अब जब से मिला जुला करके बिहार में पंचायती राज लगा, तब से लगभग दिन पंचायत का राजनीतिक हमारे घर में है। मेरे अब्बा करते थे, 18 साल मुखिया रहे, उससे पहले 2 टर्म सरपंच रहे। आपका अब्बा मुखिया रहे 18 साल? मुखिया ही नहीं, उससे पहले 2 टर्म सरपंच रहे, फिर 18 साल मुखिया रहे, फिर इंतकाल के बाद हमको लोगों ने मुखिया बनाया 2000 में। उसके बाद जो है फिर अभी जो है जब हमारे यहाँ आरक्षण लग गया पिछले दफा, तो फिर मेरा बेटा मतलब मेरी बहू महिला हो गया यहाँ पर, तो मेरी बहू मुखिया बन करके मतलब पंचायत को संभाला। फिर कुछ ही दिनों में विधानसभा इलेक्शन हुआ, हमको लोगों ने मोहब्बत भरी नजर से विधायक बना दिया। दादा भी राजनीति में? मेरे दादा भी उस वक्त के ज़माने का उस वक्त का राजनीति करते थे। राजनीति में खून में ही राजनीति है एक तौर पर कहा जाए। खून अगर कहा जाए तो ठीक है, नहीं भी खून कहा जाए तो खिदमत खल्क के लिहाज से हम लोगों के यहाँ हमारा परिवार ये करता है। आखिर इतना दिन से हमारे घर में राजनीतिक समझ करके लोग खिदमत कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग, कुछ तो है, इलाके के लोगों का विश्वास हमारे यहाँ पर है, हमारे परिवार पर है, परिवार में था, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाला नस्ल पर भी लोग यकीन करके वोट देने का काम करेगा। सर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? अगर देखिए युवा लोग करते हैं, युवा को तो राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि घर का सारा कारोबार काम धंधा छोड़ करके राजनीतिक में आना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। कुछ लोग का ये मानसिक ये है कि हम लोगों को नेतागिरी करना चाहिए युवाओं को लेकर घर में, लेकिन उसको ये बात का डायरेक्शन देना चाहिए कि बाबू अपना पहले घर देखो, ये सही बात बोले, उसके बाद पार्ट टाइम राजनीतिक करो। मैं अपने बारे में बताता हूँ, दूसरा तरफ जाना मुनासिब नहीं है। हम 2002 से पद पर रहे, उससे पहले भी बाप के साथ में राजनीति किए, लेकिन हम वन वे होकर के राजनीतिक नहीं किए। हमारा अपना कारोबार भी रहा, बाप दादा का जो जगह जमीन दिया हुआ उसका भी खेती बाड़ी किए, अपना बिजनेस चला और लोगों का खिदमत भी किए। इसीलिए हम खास करके टिके हुए हैं। नहीं तो सिर्फ जो लोग नेतागिरी किए हैं, अपना न तो कारोबार, न तो कोई धंधा, न तो खेती, न तो काश्तकार, न तो दुकानदारी करता है, अगर जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक करता है, नेतागिरी करता है, तो उसके नाम पर एक लफ्ज और लिखा जाता है। क्या? जिसका नाम दलाल बोला जाता है, एजेंट बोला जाता है। अगर हम भी सारा कारोबार को छोड़ करके एक तरफ से सिर्फ नेतागिरी करते, तो आज मोहम्मद इजहार अस्फी या हाजी इजहार अस्फी हमको नहीं कह करके हमको भी दलाल इजहार अस्फी कहता लोग। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि हमको
कम से कम इस सब चीज़ से बचा के रखा है। राजनीति करना है तो फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम करना है और अपना पर्सनल कोई बिजनेस होना चाहिए। और राजनीति पैसे कमाने के भाव से नहीं, खिदमत करने के भाव से होना चाहिए। हाँ, जिसको जिस आदमी को ये दिलो दिमाग में घुसा हुआ है कि हम राजनीतिक करेंगे तो हमको लोगों को ठगना पड़ेगा, लोगों से रिश्वत लेना पड़ेगा, दलाली लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा घर का हाल ठीक नहीं रहेगा, ये सोच गलत है। अल्लाह ताला किसको किस तरह से ले आता है। आप सही रास्ता पर चलिए और सही रास्ता पर चल के तो देखिए। और आप पत्रकार बंधुओं से भी हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ये कहिए कि जाकर के इजहार अस्फी का परिवार को देखो। वो किसी से 5 रुपया 10 रुपया नहीं लिया। 1982 से जब से पढ़ाई शुरू छोड़ा और जब से मुखिया भी रहा और जब से एमएलए भी है, कोई आदमी हमको या हमारे परिवार के लोगों को ये नहीं कह सकता है कि इजहार अस्फी साहब या उसके परिवार के लोग 10 रुपया किसी से ठगा। लेकिन अल्लाह का बरकत है, अल्लाह का रहमत है, अल्लाह ताला हम लोगों को दीन के रास्ते पर चलते हुए दुनियावी काम करने का भी हम लोगों को तौफीक दिया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और तमाम खास तौर पर युवाओं से कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए, दीन के रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से काम करो और दुनियावी भी काम करो। हम मना नहीं करते हैं। सर, राजनीति अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, क्या कहना चाहेंगे, अच्छी है या बुरी? देखिए, राजनीति अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ है, ये बात आप इसको बुरा भी नहीं कर सकते हैं और अच्छा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ही है। ये तो है, बिना राजनीति के बिहार नहीं चलेगा, हिंदुस्तान नहीं चलेगा और पूरी दुनिया भी नहीं चलेगी। इसलिए उसको करना तो है, लेकिन ईमान को बरकरार रखते हुए करना है। और लोगों को खिदमत जो करते हैं वो ईमानदारी से कीजिए। जैसे तस्लीम साहब हमारे सियासी गुरु भी रहा करिए हैं, वो हमारे क्या सभी लोगों के थे। आज तस्लीमुद्दीन के वजह से हम लोगों के मुंह में बोली आई और उसके नक्शे कदम पर हम लोग चलने का भी काम करते हैं। तो वो बोलते थे कि खिदमत के नीयत से हम लोग राजनीतिक करते हैं, हमारा इबादत के नीयत से हमारा राजनीतिक हम लोग करते हैं। तो इसी में इबादत भी हो जाता है और इसी में लोगों का खिदमत और काम भी होता है। सर, एक आपका पर्सनल एक सवाल है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? देखिए, हम लोग जब 1982 में 81 में मैट्रिक किए, उसके बाद जो है उस टाइम में पढ़ाई लिखाई का बहुत कम, 10 में से हम समझते एक भी लोग पढ़ाई नहीं करता था। खास तौर पर हम 1981-82 में, हाँ, मैट्रिक करने के बाद फिर हम बाप का माँ का अकलौता बेटा, और उस वक्त किशनगंज बहुत दूर की बात थी। मेरी माँ जो है वो कहा कि नहीं बाबू, मोर बेटा बाहर नहीं जावे, समझे, तो पढ़ाई करने के लिए। हाँ, पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जावे। उसके बाद कारोबार में लगे, उसके बाद इंटर में एडमिशन भी लिए, लेकिन हम लोग हम उधर फिर छोड़ दिए। कन्वर्ट हो गया मेरा दिलो दिमाग कि भाई कारोबार करो। फिर हम लोग उस टाइम में बहुत बड़ा स्तर पर लोगों का खिदमत के नियत से कारोबार किया। मैंने अनाज का भी कारोबार किया और फिर खाद वगैरह भी हम लोग उस टाइम ज़माने में बेचे और लोगों ने अच्छा हम लोगों को सराहना दिया। जब आप छोटे थे तो आपके घर की माली हालत कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी? जैसा अभी है वैसे था। वैसे था। अच्छा। तो सर, जैसा अभी है लगभग वैसे ही था। और सुनने में आ रहा है कि हमारा दादा भी वैसे ही था। हमारे दादा उस वक्त के ज़माने में यहाँ से पूर्णिया घोड़ा पर जाया करते थे। अच्छा, खुद का घोड़ा पर। हमारे अब्बा भी कारोबार करते थे। किशनगंज से किराना का सामान वगैरह बैलगाड़ी पर लाते थे। उस वक्त ये पुल पुलिया कुछ नहीं था, ये जो है ना, ये कुट्टी घाट होते हुए बैलगाड़ी लेके जाते थे, फिर वहाँ से सामान लोड करके ला के लोगों को खिदमत करने। उस वक्त महानंदा नदी में नाव चलता था शायद? नाव भी नाव चलता था। अच्छा। पुल पुलिया नहीं था। तो उसके बाद जो है उससे भी हमारा कारोबार भी चल रहा था शुरू से। दादा के टाइम में भी जगह जमीन भी अपना जुताई हो रहा था, मेरे अब्बा के ज़माने में भी। अभी भी हम लोगों का जो 2 वक्त की रोटी मिलती है
ये हलाल रोजी मिलती है हम अपने हाथ से हम कारोबार खेती करते हैं, कारोबार तो करते ही हैं, कई फोटो भी देखे। अपने हाथ से हम लोगों ने खेती करते हैं और दो उससे जो अनाज निकलता है उसको हम लोग अपना खाते हैं, हलाल रोजी समझ करके खाते हैं। ऐसा कोई वक्त शुरू से दादा फिर पिता फिर मतलब कि आपके वक्त बिल्कुल माली हालात तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा समय आया आज तक जो सबसे कठिन हो आपके लिए, और उस हमेशा आज के दिन कोई में ऐसा याद हो जो कि नहीं सबसे मुश्किल दौर था वो, और उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और उसको कैसे उभरे आप, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को वो बात कैसे याद आएगा, क्योंकि हम लोग ना ही तो ज़्यादा उफान में कभी थे, ना अब भी कोई ज़्यादा उफान में है। तो कहे तो किसी तरह से 2 वक्त की रोटी अल्लाह ताला आसानी से पहुंचा देता है, बस यही है। ना ही तो हम लोग कोई ज़्यादा बड़ा पैसा वाला है, ना तो कोई कमज़ोर आदमी है। हम लोग मतलब मध्य स्तर पर थे, मध्य स्तर पर थे, फिर अब्बा के ज़माने में भी थे, और अब भी हम लोग मध्य स्तर के ही काश्तकार हैं। सर एक चीज़ देखा जाता है हमारे समाज में, जब शादी ब्याह होती है तो काफ़ी ज़्यादा फजूल खर्ची हो जाती है, और दहेज भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, और एक आम आदमी जो कि गरीब तबके के लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और देखा जाता है कि कई बार इसको लेकर के अपने घर की संपत्ति बेच देते हैं तब अपनी बेटी की शादी कराते हैं। ये थोड़ा मतलब कि हमारे समाज में गलत दिशा की ओर जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएं, आप बताएं, आपको जिसको 2 बाल बच्चा हो गया, उसको रहने का घर नहीं था, किसी तरह से 2-4 कट्ठा ज़मीन ले करके बेटा का कमाई दिल्ली, मेरठ, पंजाब और सऊदी से आया, और उस कमाई से 2-4 कट्ठा ज़मीन लेता है और घर बनाता है, और जब बेटा या बेटी की शादी होती है तो वो बहुत ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा, जो बिल्कुल उन लोगों पर। तो ये खर्च करने के लिए हमारे तरफ से कम रुकावट होनी चाहिए। हम लोग कहते भी हैं कि भाई ये फजूल खर्ची मत करो, लेकिन ये है कि हम लोग ये नहीं मना कर देते हैं कि बिल्कुल खर्च मत करो, मुनासिबाना खर्च करो अपने हैसियत के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हमको कर्ज लेना पड़े, घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, ये नहीं होनी चाहिए। ये मजबूरी है, हम भी देख रहे हैं कि मजबूरी है कि बेटियों की शादी के लिए जब तक कुछ दामाद को दीजिएगा नहीं, जिसका जो कुछ नहीं करता। अभी देखिए कुछ बहुत लोग हमारे यहाँ पर, हमारी माँ बहना है कि बेटी की शादी का डेट बन जाता है और इलाके में लोगों को मदद के लिए कहता है कि मोर बेटी तुम्हारा कुछ पैसा दो, चाहते मोर इला गाड़ी लोआनी चाह, बुलेट गाड़ी या अपाची गाड़ी लोआ चाह, उधर से। तो ये हम नहीं समझते हैं कि इस तरह का काम करना चाहिए। 2025 बहुत अनकरीब है, तो 2025 चुनाव में क्या तैयारी चल रही है आपकी तरफ से, और गुड्डू भाई को मतलब कि कब प्लान बना रहे हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, मतलब कि विधानसभा में आने के लिए? हम आपने 2 सवाल किया कि 2025 आया है, आ रहा है, उसमें के लिए क्या तैयारी है? स्पेशल कोई तैयारी नहीं हमारा 2025 के लिए। जो हम लोग जीते हैं तब से ही थोड़ा बहुत 19-20 करके हम लोग काम करते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, रात हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, हयात हो, मौत हो, हम लोग सबके कंधा से कंधा मिलकर सबके दुख में शामिल होने के लिए अज़्म ले लिए और होते रहते हैं। स्पेशल 2025 के लिए मेरे पास कोई तैयारी नहीं, कोई प्लान नहीं। रही बात गुड्डू बाबू के बारे में बोल रहे हैं, गुड्डू बाबू का अपना ही इतना न कारोबार है, इतना ही ना उसका चारों तरफ फिर लोगों को मेरे तरफ से भी वो देखता है, तो हम नहीं समझते हैं कि वो उसको अगर कोई कह दिया जाए, कोई कहे कि भाई आप आइए, तो शायद मेरे ख्याल से तैयार नहीं 2025 में नहीं, आगे चल करके 29 में हो या फिर और भी आगे चल करके 30 में या फिर आगे चल करके उसको क्योंकि वो युवा है और युवाओं के बीच में काफी फेमस है। वो फेमस है जी। आज के दिन में भी अगर गुड्डू बाबू कहे कि हम फला काम करेंगे तो उसको कौन रोक सकता है? हाँ बिल्कुल। उसके लिए हम ना तो उसको हाँ कह सकेंगे, ना ही तो ना कर सकेंगे। अपनी जिंदगी गुजारता यही शुक्रिया है कि हम जीतने के बाद जो उसको जिम्मेदारी दिए हैं, उसका इम्तिहान हम लिए हैं लगभग 4 साल के आसपास तक। उसका भी रिकॉर्ड खराब अभी तक नहीं आ रहा है। और नेताओं का देखा गया है कि अपने बच्चे को राजनीतिक में घुसा करके वही जो ठो नाम हम बोले नहीं, कौन ठो नाम बोले, नाम के पहले क्या जोड़ने बोले,
दलाल। तो उतना बड़ा काम गुड्डू बाबू नहीं किया अब तक। कल अल्लाह ताला उसको हिफाजत फरमाए कि किसी से 10 टका दलाल के नाम पर नहीं ले। ये तो खिदमत खल्क है और अच्छा खुलूस नीयत से वो काम देख रहे हैं कि करता है। सर एक सवाल और भी है, हम लेकिन इलेक्शन के बारे में हमसे भी कभी जिक्र नहीं किया, ना ही तो लोग भी हमसे पूछे। वो अपना कारोबार भी संभालते हैं, पार्ट टाइम वो बाप का भी साथ देता है। बाकी भविष्य वाली बात रही, आगे चलकर क्या होगा वो अलग बात है। और ये पर्सनल सवाल आपसे जो पहले ही बात किए थे कि नहीं, पर्सनल भी सवाल पूछा जाएगा। तो सर आपकी शादी कहाँ, निकाह शादी कहाँ हुई और कब हुई थी? देखिए कितने बच्चे हैं? 1977 में मेरी शादी हुई थी। जब मैं 1975 में हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो 77 में मेरी शादी हुई। कितने साल की उम्र? हम लोग छोटा थे, मेरी अहलिया भी छोटी थी, मैं भी छोटा था। उम्र के बड़े मर गया था? वही 14 साल की उम्र। अच्छा, नाबालिग थे उस वक्त? हाँ, लगभग नाबालिग। उस टाइम में तो बाल विवाह होता था। उसमें होता था। तो उस टाइम में हमारे ददिया ससुर और हमारे तरफ से हमारे अब्बा, हमारे ससुर, इन लोगों के इस पर शादी हुई थी। हम लोगों को उतना पूरा याद भी नहीं है। और उसके बाद जो है फिर हमारा बड़ा पहला औलाद हुआ तो बेटा हुआ। तो उसका नाम इफ्तिखार अस्फी है, जो अभी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना वो जॉब करता है दुबई में। हाँ, दुबई में कारोबार अपना करता है। दूसरा बेटा मेरा इम्तियाज अस्फी है, जिसको गुड्डू के नाम से जानते हैं। वो भी पढ़ाई छोड़ने के बाद कारोबार में अपना लगा हुआ है। भाटा चलाता है, पेट्रोल पंप चलाता है, घर देखता है और पार्ट टाइम फिर बाप को भी देखता है, मतलब बाप का भी काम करता है। लोग तो एक आदमी को वोट देता है, एक ही एमएलए पाता है। हमारे यहाँ पर एक आदमी को वोट दिया 2-3 एमएलए है हमारे यहाँ। हमारे बिहार, हमारे गायबने में हमारा बेटा कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो उसको संभालता है। ये आप लोग भी बखूबी जानते हैं। हम हैं, हम भी करते हैं। और दूसरी बात ये है, तीसरा बेटा मेरा है इश्तियाक अस्फी। वो भी पहले दुबई में रहा करता था भाई के साथ। उसके बाद जो वहाँ से हॉस्पिटल से छोड़कर फिर अपना कारोबार स्टार्ट किया। वो बिरयानी, माना इम्पीरियल बिरयानी रेस्टोरेंट खोला दुबई में। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद अपना कारोबार वो संभालता, दोनों परिवार वहीं रहा करता था। अभी तो इश्तियाक अस्फी, जिसको बादशाह के नाम से जानते, वो 1 महीना से घर में आकर के अपना यहाँ पर घर ही में है। तीसरा बेटा जो है वो दिल्ली में रहता है मेरा, यूपीएससी का तैयारी करता है। अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, मेहनत करता है। दुआ कीजिए कि हमको अल्लाह ताला सब चीज़ दे दिया है। अब ये चाह रहे हैं कि हमारे घर में एक अच्छा बड़ा क्वालिटी का कोई ऑफिसर बने। तो इसलिए उसको, हाँ, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं और वो दिल्ली में ही तैयारी करता है। और मजे की बात ये सुनिए कि उसको हम खर्चा भी नहीं देते हैं। कैसे में खर्चा निकालता है वो? मेरा बड़ा बेटा जो दुबई में, वो उसको खर्चा देता है। अच्छा। बोला कि अब्बा इसको हम, छोटा भाई को हम, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना? हमको कोई टेंशन नहीं है। रही बात बेटी का, हमारी बड़ी बेटी जो सादिक अंजुम है रुइया के, वो हमारा बड़ा दामाद हुआ। अच्छा। उससे छोटी बेटी जो है वो दोगड़िया मास्टर अशफाक साहब, उसके लिए कि वो मेरा दूसरा दामाद हुआ। और तीसरा दामाद जो है वो लोहागढ़ा बहादुरगंज विधायक, अभी विधायक है, अभी विधायक नहीं है, हाँ उस टाइम में विधायक था। तो वो तीसरी और आखिरी बेटी हमारी वही तौसीफ बाबू के लिए हुआ। सर राजनीति के बारे में सवाल किया जाए तो किशन में 6 विधानसभा, 6 में से 5 राजद की कब्जा है, तो फिर भी राजद लोकसभा में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? इसके लिए मांग भी क्यों नहीं किया है? देखिए, तो ये जो है ना, ये हायर पॉलिटिक्स है। इसमें अगर हम लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो ऊपर वाले नेता, यहाँ गठबंधन का जो है, उन लोगों के बीच में मीटिंग होती है और वो लोग तय करते हैं, और वो लोग जो तय करते हैं हम लोग खड़े उतरते हैं, आला कमान के नेतृत्व पर। हाँ। तो सर सरकार जाने का कितना दुख है आपको, और अगर सरकार रहती तो क्या मंत्री पद मिलता को ज़्यादा विधायक को? देखिए, मंत्री पद तो सेकंड ऑप्शन है। हम लोगों की ये ख्वाहिश नहीं है कि हम लोगों को मंत्री बना ही दिया जाए, लेकिन ये भी बनता है कि मंत्री एक किशनगंज में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो उस वक्त का भी याद अगर किया जाए, रफ़ीक साहब, आज़ाद साहब, और जो है सुलेमान साहब, मुश्ताक साहब, और जो है ये बहादुरगंज
के नजम साहब, ये लोग अपने ज़माने में मंत्री रहे हैं। सीमांचल कोचा दमन विधानसभा से है मंत्री, कोई रहे हैं? मुश्ताक साहब रहे हैं, मुश्ताक साहब रहे हैं, तस्लीम साहब रहे हैं। तस्लीम साहब वो भी बड़ा ये रहे। तो उस हिसाब से तो सीमांचल को मिलना चाहिए। बहरहाल हम लोग को नहीं मिला अगर, तो हम लोग को उतना तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नए नए बने हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनी और अल्लाह को अगर पसंद है तो हर हाल में किशनगंज को 1-2 मंत्रालय मिलना चाहिए। बाकी जो हाईकमान का फैसला होगा उसको हम लोग मानते हैं। किशनगंज बिहार में एमआईएम का क्या भविष्य है? एमआईएम सर्वाइव कर पाएंगे किशनगंज या फिर बिहार में? आप देखिए, एमआईएम में इस बार का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, तो जब वो लोग ये किए थे, इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम में हमारी पूरी मेहनत रही। हमारे लोग, हमारा गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा जितना था सब कुछ दांव पर लगा दिए थे। तब 3 लाख वोट नहीं ला पाए थे, मानते हैं? क्योंकि 2017 से मेरी कुर्बानी रही। और एक एक बिस्किट के डब्बे में भी पतंग छाप का निशाना हम लगा करके पतंग छाप पे नाम पर बंटवाते थे। और CA NRC में लोगों का मदद किए। देश विदेश में जो लोग रहा उसको हम लोग पैसा वगैरह दे करके भाड़ा किराए का घर मंगवाए। फिर लॉकडाउन में जा करके एक एक लोगों का हम लोग हाल पुरसिस लिए, जहाँ तक जो तोहफा तवाफ हुआ वो सब हम लोग दिए। और इलेक्शन का टाइम जब आया तो फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और अख्तर साहब उस टाइम में MP का इलेक्शन लड़े। हम लोग जद्दोजहद बहुत किए तो 3 लाख वोट नहीं टप सके। फिर इस बीच में विधानसभा इलेक्शन हुआ। मेरी मेहनत से इस बात को न तो अख्तरुल इमान साहब काट सकते हैं, न तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब काट सकते हैं। मेरी मेहनत के वजह से सीमांचल से उसको 5 विधायक मिला। अख्तरुल इमान की मेहनत? अख्तरुल इमान तो सो गया था भाई। अख्तरुल इमान जब हारे थे, इस बात को आप अख्तरुल इमान साहब से ही जाके पूछिएगा। जब ये पार्टी भी और अख्तर साहब भी खामोश हो गए तो अल्लाह को फिर पसंद था। तो 2017 का सैलाब आया, उसमें हमने बहुत जद्दोजहद किया, है ना? फिर CA NRC में गली गली में जा करके और हर जगह लोगों को जगाने का काम किया, औरत मर्द मिल करके। यहाँ तक नहीं हुआ तो हम दिल्ली गए, शाहीन बाग में जाकर के वहाँ पर आवाज़ उठाया। और फिर उसी पीरियड में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, पूरे बिहार में हम दायर किए हुए CA NRC के खिलाफ में। उसके बाद ही जो है वो हो गया, लॉकडाउन वगैरह हो गया। उसमें हमने बहुत ज़्यादा करके लोगों का खिदमत किया और सब कुछ वो करने के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में हमको टिकट मिली और लोग कहता है कि टिकट पैसा आप दिए तो हम इलेक्शन में टिकट के लिए पैसा हम नहीं दिए उसको। उससे पहले इतना ना मेरा कुर्बानी था कि टिकट में हमसे पैसा और लोग दिए होंगे। अच्छा, MIM पार्टी की कुछ अच्छाई और बुराई के बारे में अगर बताना चाहता हूँ? हम MIM पार्टी के अच्छाई बुराई कैसे बोलेंगे? सब पब्लिक जानती है, लोग उसके तरफ है और लोग उसके तरफ नहीं है, वो तो आप लोग भी बखूबी जानते हैं। आपके द्वारा कुछ काम किया गया 2020 में आज तक कुछ मतलब कि कोई ऐसा काम जो आप बताना चाहते हैं? सारा काम जो हमने विधायक बनने से पहले किया, MIM के बैनर तले किया, MIM का नाम लेकर के किया, MIM के हर चीज पर वो स्टिकर लगा करके उसको हमने करने का काम किया और MIM को मजबूत करने का काम किया। उसके बाद फिर हमने जीता भी, तो उसके बाद कई बार चाह के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से हम लोग मुलाकात करें और मुलाकात भी एक बार किए, वो भी यहाँ पर नहीं, पटना और जो है हैदराबाद जा कर के किए। लेकिन वो तरजीह भी नहीं दिया, पता नहीं उसको, बड़े आदमी हैं, बड़े लीडर हैं, उस काम को तरजीह नहीं दिए और हम लोग काम नहीं कर सके तो हम लोग पार्टी छोड़ दिए। उसके बाद जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए हमारे किशनगंज और तीसरी बार आज तक आए, तो 2 मरतबा आकर के हमको उल्टा पुल्टा जो भी बोलना था बोल करके वो चला गया। हम ही को नहीं, हमारे बाप को भी उल्टा पुल्टा बोला वो। हमने खामोश रहा।
तीसरी बार अभी इलेक्शन से पहले रहमतपुरा, इसको डाकोपुरा के नाम से पहले जाना था, अभी रहमतपुरा कहते हैं हम लोग। तस्लीमुद्दीन साहब उसको रहमतपुरा के नाम से मुंतखब किए हैं। आज भी हम लोग रहमतपुरा। वहाँ आकर के बैरिस्टर साहब फिर हमारे ही बारे में सिर्फ शिकायत करता है। अच्छा, तो हम बोले कि आप खामोश रहना मुनासिब नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना। तो मैंने जवाब दिया कि अवैसी साहब, आप जो यहाँ आए हैं तो आपको अभी शिकायत बोलना अगर चाहिए तो कांग्रेस के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इलेक्शन लड़ने जा रही है। भाजपा के बारे में लड़ना चाहिए, जदयू के बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में शिकायत बोलिए। आप मेरे बारे में जो शिकायत बोलते हैं तो हम तो दूर दूर तक पार्लियामेंट का इलेक्शन का कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल। और अपने आप को देखिए, पहले जब इजहार अस्फी के दावत पर आप बिहार आते थे और किशनगंज खास तौर पर आते थे या सीमांचल में आते थे, तो 80,000 90,000 लाख का भीड़ होता है। और आज के भीड़ में, रहमतपुरा के भीड़ में आपको 1700-1800 आदमी है। तो इससे भी जरा सा सबक लीजिए। फिर आपको आपका बाप किस तरह से बैरिस्टर बनाया, यही बात होता है। बैरिस्टर बनने के बाद ये छोटा छोटा बात जुबान पर लाता है, मेरे बाप को गाली देता है, ये शोभा नहीं देता अख्तरुल इमान। ये बैरिस्टर साहब, अपने आप को काबू पाइए, जुबान में लगाम लगाइए, वरना हम भी मछीना है। मेरा कान जो है ना, मेरी माँ बिन दिया था उस टाइम में। हम माँ का बाप का एक ही बेटा, और बहुत मिन्नत से मांगे हैं, तब हमको अल्लाह ताला दुनिया में भेजा। इसलिए वो खामोश होकर के अपनी बात को कीजिए। आप मेरा जो शिकायत है उसको बोलिए, लेकिन मेरा बाप को ला करके बोलिएगा तो आपका बाप का और आपका भी 14 खानदान को हम उकड़ देंगे। आपको नहीं जानते हैं हम। मेरा बेटा उसके जवाब में दिया था, जो दुबई में रहता है, कि बैरिस्टर साहब आप जितना 1 महीना का कमाते हैं, हमारा कमाई उतना 1 दिन का है, वो भी हलाल रोजी। आपको 1 महीना में जितना तनख्वाह मिलता है, हमारा 1 दिन का तनख्वाह हो। तो ये सब बात सुना होगा। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा लगाम लगाया है बैरिस्टर सदुद्दीन। नहीं लगाएगा तो हम लोग भी बेनकाब करेंगे। कौन सा वो दूध का धोया हुआ है। बिहार में एक नई पार्टी की जन्म हो रही है, मतलब जनसुराज, जो कि किशनगंज में भी तैयारी चल रही है। क्या मुकाबला देखते हैं उसके साथ अगर वो, क्योंकि वो तो लड़ेंगे चुनाव 2025 में, ऐलान भी कर दिया है। अब इलेक्शन से आपका कुछ उसमें क्या, इलेक्शन लड़ने का क्या, इलेक्शन लड़ सकता है, किसको कौन रोकेगा। उसका भविष्य कुछ है। भविष्य देखिए, हमारे समझ से तो नहीं आनी चाहिए। देश का और दुनिया का जो हाल है, अभी 2 जगह टिकी हुई है। एक यूपीए गवर्नमेंट जिसको महागठबंधन और इंडिया गठबंधन कहते हैं, और दूसरा एनडीए। ये 2 ही जगह पर लोगों का सुई जाता है। अभी आप देखे होंगे, ये सब छोटा छोटा पार्टी आया, एक भी पार्टी को लोग वोट नहीं दिया। यहाँ तक के जिसके बारे में आप अभी गुफ्तगू किए MIM का, उसमें 2.5 MP था। अढ़ाई ऐसे कि एक बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, एक इम्तियाज जलील साहब, जो बहुत अच्छे और नेक आदमी हैं। 2 तो हो गया। 2 और आधा MP हमारा बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब थे। आधा MP, मतलब लोग उस पर यकीन भी करते थे, वोट भी देना चाहते और देते भी आज के दिन में। ये अलग बात है कि उसको 4 लाख वोट नहीं मिलती है और जीत नहीं पाते हैं, लेकिन वोट भी वो 3 लाख वो लाते हैं, इसलिए 2.5 धर दे। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ, इसमें तो देखिए कि सिर्फ और सिर्फ वही एक सीट रहा जिसको अवैसी साहब निकाले। इसलिए इस आदमी को वोट नहीं था। उसके अगेंस्ट में देखिए ना, आजाद उम्मीदवार कितना जीत गया। लोग आजाद पर विश्वास करता है, ये सब छोटा मोटा पार्टी पर कोई विश्वास नहीं करता। किशनगंज में 2025 में 4 मुख्य पार्टी के तौर पर लड़ाई होगी। 4 पार्टी, जैसे मतलब कि महागठबंधन से कोई आ जाएंगे और एनडीए से कोई आएंगे, और एक जनसुराज जो कि MIM। तो टक्कर किन के बीच में होगा अभी? जो MLA का इलेक्शन जो होगा, हाँ जो होगा, उसमें कोई टक्कर पूछते हैं आप? पूरे बिहार में कोई टक्कर नहीं है। सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने जा रहे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोगों को, कैंडिडेट को वोट देंगे। किसी को वोट देने वाला नहीं है। सर एक लास्ट सवाल ये है कि NH 327E जो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कल ही 2 एक्सीडेंट हुआ है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है और लोगों को क्या मैसेज देंगे इस पर? देखिए, इससे पहले हम लोगों ने गया भी था वहाँ पर, लोहागड़ा से आगे पवाखली के आसपास में कुछ रोड का काम खराब हुआ है। बारिश की वजह से धंस गया है रोड,
और वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होता था। तो उसमें हम लोगों ने बातचीत की आला अफसरान से भी, तो वो लोग बोला कि नहीं, इसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। रही बात हम लोग के यहाँ के लोग जाने में, सिस्टम जो रोड बनाया है और हम लोग का आदत पहले से दूसरा सिस्टम का है, इसीलिए धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, एक्सीडेंट बाद में नहीं होगा। अभी नया जो देख रहे हैं, चूँकि NH तो 4 लेन जो भी है वो हाई पावर स्पीड में लोग चलता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दुर्घटनाएं होती है। सर कुछ सवाल है, उसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है आपको। जैसे राजनीति अच्छी चीज़ है या बुरी? हमने आपको कहा कि ये राजनीतिक को हम खराब भी नहीं कर सकते हैं, और वन वे रूप में अच्छा भी नहीं है। अच्छा, क्या लेकिन करना होगा। नहीं करने का मतलब नहीं करने का मतलब देश कैसे चलेगा? MIM कम्युनल पार्टी है आपके हिसाब से, है या नहीं? देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, सारा पूरा इंडिया ही कहता है कि ये सब वन वे पार्टी है, जिसको कम्युनल भी कह लीजिए। और लोग तो बार बार सभी बच्चे भी बोलते हैं कि MIM एजेंसी लिया हुआ है भाजपा का। हम नहीं कहते हैं, सारे लोग ये कहते हैं। मतलब कि भाजपा की बी टीम बोल रहा है। अच्छा, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या सीमांचल विकास आयोग का गठन किया जाएगा सीमांचल में? यकीनी तौर पर यकीनी तौर पर। बार बार सीमांचल में कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारा सीमांचल और जगह से के अगेंस्ट में बहुत गरीबी के आधार इस पर है। हम लोग चाहेंगे कि इसको उठाने का काम। सीमांचल को बार बार घुसपैठियों का अड्डा कहा जाता है, तो आपकी नज़र में सीमांचल में घुसपैठिया है? कड़े शब्द में बोला गया उसको उस वक्त भी, जब यहाँ के गृह मंत्री आकर के किशनगंज में बोला कि यहाँ पर घुसपैठिए लोग हैं, इसको हम निकाल के रहेंगे। तो हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे सहयोगी लोग उसको लगाम लगाने का काम, और बड़ी मजलिस में बोला है कि इस बात को आप वापस लीजिए, यहाँ पर कोई भी आदमी घुसपैठ नहीं है। हमारे शेर सबादी भाई जो है उस पर उसकी गर्दन पतली है, इसलिए उसके गर्दन में हाथ लगाते हो आप। आपके हाथ को, आप अपना हाथ को समेट कर रखिए और इस तरह की बात को वापस लीजिए। क्या अख्तरुल इमान साहब कभी सांसद बन पाएंगे? देखिए भाई, ये तो अल्लाह के हाथ में है, अगर उसमें मुकद्दर में है तो बनेगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं 2 बार MLA का इलेक्शन लड़ने का काम किया, सोचा कि जीत जाएंगे, लेकिन मुकद्दर में नहीं था, नहीं जीते। इस बार देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे रास्ता दिया। 2017 से स्टार्ट किया और 2020 में आकर के हमको MLA बना दिया। ये तो अल्लाह के हाथ में। इसको किसी बात को, कोई आदमी को नहीं कहना चाहिए कि फलाना आदमी नहीं बनेगा, कोई आदमी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम बन भी करेंगे। क्या आप भविष्य में सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे? अभी भाई हम लोग तो नए जन्म हुए हैं विधानसभा में। नहीं, ख्वाहिश होती है ना कि जब हम मुखिया बन गए तो अब हम जाएंगे MLA बन गए तो अभी पहले लोगों का खिदमत हमको करने दीजिए, और लोगों के दिलो दिमाग में बस अगर जा गए हम लोगों का खिदमत में, हम कामयाब हो गए, तो फिर लोग तो हमारा गार्जियन है। अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव CM बन पाएंगे 2025? यकीनी बनेंगे वो, और हर हाल में बनेंगे। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपना विधानसभा? मैसेज यही देना चाहेंगे, जिस तरह से अभी लोगों में कंट्रोल हुआ है क्राइम में, तो बहुत ज़्यादा इधर बढ़ा हुआ है। इसको भी प्रशासन से भी कहेंगे और हुकूमत से भी कहेंगे कि इस बात को कम से कम, अच्छा बात है कि आप डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में बसे हुए हैं। ये बात जो लोगों की तरफ से आ रहा है, और ख़ास तौर पर आपके भी MLA और आपके भी मंत्री और आपके भी MP कह रहे हैं कि नहीं, ये इसका बढ़ोतरी हुआ है क्राइम का, तो इस पर आपको ध्यान देनी चाहिए। नज़रअंदाज करने से नीतीश जी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए सर, आप पर से विश्वास लोगों का हट जाएगा। इसलिए क्राइम को रोकने के लिए अपना प्रशासन को हुक्म दीजिए कि हर जगह से क्राइम को हटाने का काम करें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिए हमें, और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कोचाधामन विधायक इजहार एसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बातें रख रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सभ्य तरीके से आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके भाषा से ही, आपकी लैंग्वेज से ही समझा जा सकता है कि आप कैसी आपकी परवरिश हुई होगी। तो आपने परवरिश को गलत वे में मत ले जाइए, और जो भी कमेंट करना है आप सही वे में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी आप कमेंट सवाल हो, आप सवाल कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।